हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सब जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए हम पहले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, द्विनिषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। द्विनिषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पराग नलिका में उपस्थित दोनों नर केंद्रक नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं और भ्रूण कोश में पहुंचने के बाद इनमें से एक नर युग्मक वास्तविक मादा युग्मक अंड कोशिका के अंदर प्रवेश करके केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है तथा दूसरा नर युग्मक दो ध्रुवीय केंद्रों द्वारा बने द्वितीयक केंद्रक की ओर पहुंचकर उसे निषेचित करता है। इस क्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं। यहाँ पर एक ही भ्रूणकोश में दो संलयन होते हैं और इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं। ठीक है, आते अपने दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है हमारा, असंगजनन क्या है, इसका क्या महत्व है? असंगजनन क्या है, इसका क्या महत्व है? सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारे प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा, PDF टेलीग्राम चैनल पे भेज देंगे। उसका उत्तर क्या हो जाएगा? कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही नए पौधे का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति में नए पौधे के निर्माण की इस प्रक्रिया को असंग जनन कहते हैं। असंग जनन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, कायिक जनन और दूसरा अनिषेक बीजता। तो कायिक जनन क्या होता है? इस प्रकार के प्रजनन में बीज नहीं बनता है, किसी कलिका से नए पौधे का जन्म होता है, जैसे आलू, गन्ना, हल्दी आदि हो गया। दूसरा क्या है? अनिषेक बीजता। इसका उत्तर हो जाएगा, इस प्रकार का प्रजनन बीज द्वारा होता है, लेकिन बीज के बनने में संयुग्मन एवं अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, जैसे मक्का हो गया, धतूरा आदि। ठीक है, आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। अंडजनन। अंडजनन क्या होता है? अंडजनन कोशिकाओं से अंडाणु के बनने की प्रक्रिया को अंडजनन या अंडाणु जनन कहते हैं। यह प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी होती है। नंबर 1, गुणन अवस्था। यह अवस्था जन्म से पहले ही अर्थात भ्रूणावस्था में ही पूर्ण हो जाती है। अंडाशय के निर्माण के समय ही प्राथमिक जनन कोशिकाएं अंडाशयी पुटिकाओं के रूप में एकत्र हो जाती हैं। दूसरा क्या है? वृद्धि अवस्था। यह अवस्था बहुत ही लंबी होती है। भ्रूण अवस्था में ही यह प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में प्राथमिक जनन कोशिकाएं आकार में कुछ बड़ी हो जाती हैं। तीसरा क्या है? परिपक्व अवस्था। परिपक्व अवस्था, इस अवस्था में जब पुटिका परिपक्व होती है तब उसमें उपस्थित प्राथमिक कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के बाद द्वितीयक अंडाणु कोशिका बनाती हैं तथा इनके द्वारा ही अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, अपने आते हैं अगले प्रश्न पर। लिंग संलग्न वंशागति। ठीक है, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? दैहिक लक्षणों के वे जीन जो लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं और उसी लिंग गुणसूत्र के साथ वंशागत होते हैं, उसे लिंग संलग्न जीन कहते हैं तथा इसकी वंशागति को लिंग संलग्न वंशागति कहते हैं। ठीक है, एक्स संलग्न लक्षण क्या होता है? ऐसे लक्षण जिनमें जीन एक्स गुणसूत्र के असमजात खंडों पर स्थित होते हैं, उसे एक्स संलग्न लक्षण कहते हैं। इससे उत्पन्न होने वाले रोग क्या हैं? वर्णांधता और हीमोफीलिया। वाई संलग्न लक्षण देखते हैं। तो ऐसे लक्षण जिनमें जीन वाई गुणसूत्र के असमजात खंडों पर स्थित होते हैं, उसे वाई संलग्न लक्षण कहते हैं। जैसे कर्णपल्लव पर मोटे बाल। आते हैं एक्स वाई संलग्न लक्षण पर। तो ऐसे लक्षण जिनमें जीन एक्स तथा वाई गुणसूत्र के समजात खंडों पर स्थित होते हैं, इनकी वंशागति स्त्री व पुरुष में सामान्य ऑटोसोमल लक्षण की भांति होती है, जैसे गुर्दे का रोग। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग क्या होता है? कि ऐसे रोग जो असुरक्षित यौन संबंध के द्वारा फैलते हैं, उसे यौन संचारित रोग कहते हैं। ठीक है, जैसे एड्स होता है,
इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह एक घातक यौन संचारित रोग है जो HIV वायरस के द्वारा फैलता है। प्रारंभ में इसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जब तक पता नहीं चलता है तब तक यह पूरे शरीर को प्रभावित कर चुका होता है। यह किसी संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है। ठीक है, लक्षण क्या हैं? लक्षण इसको हो जाएंगे: निरंतर ज्वर, पेशियों में दर्द, रात को अचानक से पसीना आना, शरीर के भार में निरंतर कमी इत्यादि लक्षण होते हैं। सुजाक क्या होता है? सुजाक यह भी एक यौन संचारित रोग होता है, लेकिन एड्स के जितना घातक नहीं होता है। यह नाइजीरिया गोनोरी नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। यह रोग संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने से फैलता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? तो इसके लक्षण होते हैं: मूत्र मार्ग में अत्यंत जलन होना, स्त्रियों में माहवारी प्रभावित होना, जनन अंग में सूजन आदि इसके लक्षण होते हैं। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो है कि DNA पुनर्योगज तकनीक का मानव हित में उपयोग बताइए। ठीक है, तो इसमें हम हेडिंग डालेंगे इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है? यह एक प्रोटीन है जो 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, जिसमें एक A श्रृंखला तथा दूसरी B श्रृंखला होती है। ये आपस में डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जुड़ी होती हैं। ये श्रृंखला 21 अमीनो अम्ल से तथा B श्रृंखला 30 अमीनो अम्ल से बनी होती है। ठीक है, वयस्कों में होने वाले मधुमेह का नियंत्रण इंसुलिन के द्वारा ही संभव होता है। प्राकृतिक रूप से इंसुलिन का स्राव मनुष्य के अग्न्याशय में उपस्थित बीटा कोशिकाओं के द्वारा होता है तथा इसी के अल्प स्राव से मधुमेह रोग होता है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा, माइकोराइजा क्या है, इसकी उपयोगिता लिखिए। तो इसके उत्तर हो जाएंगे: कवक अनेक पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करता है। इस संबंध को माइकोराइजा कहते हैं। ठीक है, इस संबंध में कवक मृदा से जल एवं पोषक तत्वों का अवशोषण करके पादपों को प्रदान करते हैं तथा पादपों से भोजन प्राप्त करते हैं। अनेक रोगजनक सूक्ष्मजीव भी मृदा में पाए जाते हैं तथा पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, लेकिन ये जीवाणु पादपों को रोगाणुओं से बचाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? घरेलू उत्पाद तथा औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्मजीवों का क्या महत्व है? ठीक है, तो घरेलू उत्पाद में सूक्ष्मजीवों का बहुत बड़ा योगदान होता है। इनके द्वारा विभिन्न खाद्य पदार्थों का उत्पादन होता है, जैसे लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध से दही का निर्माण। इसके द्वारा इडली, डोसा, ब्रेड, पनीर आदि का भी उत्पादन होता है। औद्योगिक क्षेत्र में भी सूक्ष्मजीवों का बहुत बड़ा योगदान है। ईस्ट का प्रयोग प्राचीन काल से ही वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम आदि के उत्पादन में किया जाता है। प्रमुख एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का उत्पादन भी पेनिसिलियम नोटेटम नामक सूक्ष्मजीव से होता है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। जैव विविधता के क्षति के कारण लिखिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सारे इम्पोर्टेंट हैं। जैव विविधता के क्षति के निम्नलिखित कारण है। नंबर 1, अंधाधुंध वनों की कटाई जैव विविधता की क्षति का प्रमुख कारण है। नंबर 2, गैर कानूनी रूप से वन्य प्राणियों का शिकार। मनुष्य की क्रियाकलाप से वनों में लगने वाली आग। चौथा, अत्यधिक प्रदूषण। पांचवा, वन्य प्राणियों को पर्याप्त खाद्य सामग्री न प्राप्त होना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक? इसके लिए सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? ठीक है,
तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जंगली जानवर पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक होते हैं। ये जंगल में विभिन्न जीवों की संख्या को सीमित रखने में सहायक होते हैं। यदि इन्हें नष्ट कर दिया जाएगा तो जंगल में अन्य जीवों की संख्या बढ़ जाएगी तथा पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन की स्थिति बन जाएगी। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि इनके संरक्षण के लिए सरकार को निम्नलिखित कदम उठाना चाहिए। क्या? नंबर 1, वनों की अनावश्यक कटाई पर रोक लगानी चाहिए। नंबर 2, वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाना चाहिए। नंबर 3, जंगली जीवों के शिकार पर रोक लगानी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा प्रश्न समाप्त होता है। आशा करते वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।